नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस खास पॉडकास्ट में और बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के एक ऐसे रिसर्चर से, एक ऐसे वैज्ञानिक से जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अनुसंधान किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड से आए हुए मनीष जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, मैं आपको बता दूं, मनीष जोशी जी कॉस्मिक कनेक्शन के नाम से अपनी एक संस्था चलाते हैं, जिसके माध्यम से वास्तु और न्यूमरोलॉजी पर और बहुत सारी विधाओं पर ये बहुत काम कर रहे हैं और बहुत सारे इनके विद्यार्थी छात्र इनसे सीखकर इसी क्षेत्र में आगे अपना और दूसरों का भला भी कर रहे हैं। तो ऐसे मनीष जोशी जी आज हमारे साथ हैं, तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। और आज का विषय जो हमारा बातचीत का रहेगा वो रहेगा न्यूमरोलॉजी। तो आइए उनसे बात करते हैं। मनीष जी, आज का ये जो पॉडकास्ट है ये मुझे लगता है बहुत अच्छा जाने वाला है। उसका कारण ये है कि हम न्यूमरोलॉजी से एक कदम आगे एडवांस कोर्स की बात अब करने वाले हैं। तो न्यूमरोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, जिस पे आपने रिसर्च किया है, उस पे आज हमारी सारा फोकस रहने वाला है। तो एक मुझे जो जानकारी है, आपने यंत्रों को लेके भी बहुत काम किया है, जो आपका शोध है। तो मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि यंत्रों का आपने क्या शोध किया, किस तरह से आप उनको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर पा रहे हैं और कैसे वो जनता के लिए, आम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यंत्र होते क्या हैं। देखिए, हमारे वैदिक विज्ञान में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं: यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो मंत्र तो वो हो गए कि ये हमारे जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे पहले, मैं तो उसको वैदिक साइंस ही कहता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि मॉडर्न साइंस जो है एक वैदिक साइंस का ही हिस्सा है। उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, वाइब्रेशंस देखी। उन्होंने देखा कि हर चीज़ एक दुनिया में वाइब्रेशन है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ को लीजिए लाइफ में, तो आपका जो भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक वाइब्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इन वाइब्रेशंस को अपनी मेडिटेशन की पावर से कन्वर्ट किया वर्ड्स में, और जब वो वर्ड्स को हमने चैंट किया तो वो बन गए मंत्र। और ऐसे ही हमने जब उन फ्रीक्वेंसीज़ को उन्होंने मेडिटेशन की पावर से देखा अपने 3 डायमेंशनल रूप में, तो उनको स्ट्रक्चर्स दिखे। जो वो स्ट्रक्चर्स थे वो यंत्र बने। वो स्ट्रक्चर यंत्र। तो एक्चुअली मंत्र और यंत्र एक ही चीज़ है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को अगर वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो मंत्र बन जाएंगे, और सेम फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग पिक्टोग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो यंत्र बन जाएंगे। तो यंत्र और कुछ नहीं है, वो मंत्र का एक पिक्टोग्राफिक फॉर्म है। बहुत अच्छा आपने समझाया हम लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में भी आया। तो फर्दर उन्होंने फिर क्या किया, इन पिक्टोग्राफिक फॉर्म को एक सटीक ज्योमेट्री में, यूनिवर्स है जैसे, तो हर चीज़ का एक सटीक ज्योमेट्री है। वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो थे उनको उन्होंने कन्वर्ट किया नंबर्स में, उनको नंबर से कनेक्ट किया। और ये काम पहले हो चुका है। हम लोग कई पुराने यंत्र देखते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र है, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, एक सेट ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आजकल लोग उसको लोशु ग्रिड के नाम से जानते हैं। असल ये में मेरा अगला प्रश्न होने वाला था। वैसे हम इसको आज भी लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। और नंबर्स जो उसमें लिखे हुए हैं, जिस पैटर्न में लिखे हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को शो करते हैं, रिजेंबल करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं जो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी हुई है। तो इस तरीके से मंत्र और यंत्रों का निर्माण हुआ उस समय में। और अगर हम तंत्र की बात करें, मंत्र और यंत्रों से हम लोग कैसे आउटपुट ले सकते हैं, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। हर चीज़ के लिए जैसे एक सिस्टम चाहिए, तो इसका भी एक सिस्टम फॉर्म किया गया। हम जैसे घर में पूजा करते हैं तो हमें टीका रोली चाहिए, हमें दिया चाहिए, हमें एक प्लेसमेंट करनी पड़ती है, फ्लावर्स चाहिए। ये सब सामग्री हम लोग एक सेट पैटर्न में रखते हैं। वो जो पैटर्न है, वो जो मेथड है, वो तंत्र है। लोगों ने यहाँ पर तंत्र का मीनिंग चेंज कर दिया है। तंत्र और कुछ नहीं है, वो मैनेजमेंट है उन सब चीज़ों का, ताकि उससे हमें आउटपुट मिले, मैक्सिमम आउटपुट मिले। यस। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों साइंटिफिक हैं और लॉजिकल हैं। जी। अच्छा, इसी में से मेरा प्रश्न था कि जो लक्ष्मी यंत्र है उसके बारे में हमने बहुत सुना है और वो अनेकों अवसरों पर पूजा उसका की जाती है। लेकिन एक लोशो ग्रिड आया, तो ये लोशो ग्रिड, हमने आपका पॉडकास्ट देखा, उसमें आपने कहा कि लोशो ग्रिड कुछ नहीं है, वो लक्ष्मी यंत्र ही है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो लोशु ग्रिड के बारे में अगर बात करेंगे, तो लोशु ग्रिड जो है वो चाइना से आया है कहते हैं। उसके पीछे एक माइथोलॉजिकल कहानी, चाइनीज़ माइथोलॉजिकल कहानी भी जोड़ी गई है, बताई गई है कि एक बार सेंट फुक्सी थे, वो लो नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। और मेडिटेशन करते करते उन्होंने एक कछुआ देखा और उसके पीछ में कुछ सिम्बल्स देखे। उन्होंने जब उन सिम्बल्स को कैलकुलेट किया तो एक नंबर्स का पैटर्न दिखा उन्हें। तो जो उन्होंने उस नंबर के पैटर्न्स को लोगों की लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। उनको लोगों की लाइफ को रिवील करने में उससे काफ़ी मदद मिली।
तो वहाँ से फिर ये लोशो ग्रिड स्टार्ट हुआ। पर हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। हमने इस पे शोध किया, हमने इस पे रिसर्च करी, ये कहाँ से आया। हमने ये देखा कि लोशो ग्रिड और कुछ भी नहीं है, वो एक लक्ष्मी यंत्र है। जैसे मैंने आपको बताया, यंत्रों में एक नंबर्स का पैटर्न होता है, और वो नंबरों को पैटर्न अगर हम लोग लोशो ग्रिड में देखेंगे, उस कछुए का एक कछुए का आकार है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उसका अगर सर नीचे कर देंगे और पूंछ ऊपर कर देंगे, तो उस केस में यानी कि उसको ग्रिड को उल्टा कर देंगे, यानी कि उस लोशो ग्रिड को आप उल्टा कर देंगे तो आपको लक्ष्मी यंत्र मिल जाएगा। और ये लक्ष्मी यंत्र हजारों लाखों साल पहले यहीं पर हमारे ही देश में इन्वेंट हुआ है, और इससे लोगों ने बेनिफिट लिया है। अब लक्ष्मी यंत्र का क्या महत्व है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। देखिए, लोशो ग्रिड कहिए उसको या लक्ष्मी यंत्र कहिए, वो एक तरीके से, जैसे कि आज की डेट में मॉडर्न साइंस में एक है कि जैसे कोई बीमार पड़ा है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि भाई अपना आप टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ या डिफरेंट टेस्ट कराओ। वो टेस्ट की रिपोर्ट फिर वो डॉक्टर देख करके फिर उनको गाइड करते हैं कि आप इस तरह का मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। लक्ष्मी यंत्र, लोशो ग्रिड कहिए या लक्ष्मी यंत्र कहिए, इसका भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम था। तो अगर किसी की लाइफ में हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी का इशू है, लक्ष्मी ग्रिड बिल्कुल सक्षम है उसकी उस प्रॉब्लम को बताने में। और हम लोग जब ये जान जाएंगे कि हमारा किस ग्रह की वजह से, किस पैटर्न की वजह से जो है प्रॉब्लम होती है, और तो आप उसमें वर्कआउट करेंगे तो 100% आपको एक लाइफ में अलाइनमेंट मिलेगा, आपको एक रास्ता मिलेगा कि किस चीज़ पे वर्क करके आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है, रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी यंत्र की अगर आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी के इश्यूज़ हैं, तो ये लक्ष्मी ग्रिड में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं नंबर्स के। उन कॉम्बिनेशंस को हम पैटर्न कहते हैं। हज़ारों लाखों तरह के पैटर्न्स उसमें छुपे हुए। अगर आप उस पैटर्न को रीड कर पाए तो आप अपने रेलेवेंट प्रॉब्लम से जुड़े हुए उस कॉम्बिनेशन से ये देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और उस पर वर्कआउट करके आप जो है एक राइट उससे बेनिफिट ले सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें 8 पैटर्न बताए गए हैं मेनली। इसमें हम ये कहते हैं कि हज़ारों पैटर्न हैं, 8 से बहुत ज़्यादा पैटर्न है जो आप इसको देख करके इसका हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही मीन्स ऐसी विद्या है जो अभी एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती इस छोटे से पॉडकास्ट में, बट यस इट इज़ वेरी मच साइंटिफिक, और डेफिनेटली इसकी हेल्प लेकर आप अपने हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने बताया जैसे लोशो ग्रिड या लक्ष्मी ग्रिड एक ही चीज़ है, और इससे हम अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। जनरली जो आजकल देखने में आता है समाज में, वो प्रॉब्लम होती क्या है? करियर का इशू है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी के घर में बीमारी है, कोई शिक्षा ठीक से नहीं प्राप्त कर पा रहा, ये इश्यूज़ हैं। रिलेशंस है एक बहुत बड़ा टॉपिक। तो क्या ये जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, इनमें वो प्रभावी है, उसमें वो असर देता है? डेफिनेटली देता है। देखिए, लक्ष्मी यंत्र की हम बात कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले वर्ड लक्ष्मी आता है, और लक्ष्मी को हम लोग पूजा करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए। लक्ष्मी पैसे की देवी तो है ही, बट लक्ष्मी केवल पैसे की देवी नहीं है। लक्ष्मी देवी है लक्ष्य की, क्योंकि लक्ष्मी जो वर्ड बना है वो लक्ष्य से बना है, जी। और लक्ष्य का मतलब होता है गोल। अब हर किसी की लाइफ में हेल्थ का, करियर का, रिलेशनशिप का, मनी का कोई भी गोल हो सकता है। उस गोल को अचीव कराने में ये देवी हमें हेल्प करती है, और लक्ष्मी ग्रिड से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि आपकी वहाँ पे कहाँ पे चैलेंज आ रहा है उस गोल को अचीव करने में। हम इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रीड करते हैं, और किसी भी तरह की समस्या हो, ये डेफिनेटली इस यंत्र की सहायता से, इस लोशो ग्रिड से पता लगाया जा सकता है और उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। यानी उसको हम जांच भी कर सकते हैं उसकी, और उसको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो यानी लक्ष्मी यंत्र के माध्यम से या लोशो ग्रिड के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को जान भी सकते हैं और उनके समाधान भी हम निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को बताया। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैं देखता हूँ आप रिसर्च हैं, उन रिसर्च में आपने कहा कि ये जो ग्रिड हैं, लोशो ग्रिड हो गया या लक्ष्मी यंत्र हो गया, ये नंबर से कनेक्टेड है। यानी अगर किसी का नंबर 1 है, 2 है, 5, एक नंबर के लिए एक यंत्र कैसे लाभकारी हो सकता है, इसका क्या कनेक्शन है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हर लक्ष्मी ग्रिड में 9 नंबर्स होते हैं, हर ग्रिड में 9 नंबर्स होते हैं प्रोबेबली। तो 9 नंबर्स हैं और 9 ग्रह हैं। तो हर नंबर जो है ना, वो नंबर नहीं है असल में, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है ग्रह का। तो वन नंबर का मतलब होता है सन, सन मतलब सूर्य। तो 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य की एनर्जी को।
2 रिप्रेजेंट करता है चंद्र की एनर्जी को, 3 रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति की एनर्जी को, 4 रिप्रेजेंट करता है राहु की एनर्जी को, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध की एनर्जी को, 6 रिप्रेजेंट करता है शुक्र की एनर्जी को, 7 रिप्रेजेंट करता है केतु की एनर्जी को, 8 रिप्रेजेंट करता है शनि की एनर्जी को और 9 रिप्रेजेंट करता है फाइनली मंगल की एनर्जी को। तो 9 नंबर हैं और 9 ग्रह हैं, यानी हर नंबर एक ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। अब क्या होता है कि लक्ष्मी ग्रिड में अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का लक्ष्मी ग्रिड बनाएंगे इस लक्ष्मी यंत्र को रेफरेंस लेकर के, तो कुछ ग्रह उसकी लाइफ में ज़्यादा मिलते हैं, यानी एक नंबर 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, और कुछ ग्रह बिल्कुल ही मिसिंग होते हैं। तो जो वो मिसिंग ग्रह होते हैं उसका पैटर्न हमें रीड करना पड़ता है और एक्सेस जो एनर्जी है उसको उसके पैटर्न को रीड करना पड़ता है। इससे हमें ये आइडिया आता है कि कौन सी एनर्जी हमें रिलीज करनी है कौन से ग्रह की और कौन सी एनर्जी यूनिवर्स से लेनी है। इट इज़ ए एनर्जी, ये हमें ये समझ में आता है कि एनर्जी एक्सचेंज क्या करें हम लोग उसके यूनिवर्स के साथ में, ताकि एक और वो एनर्जी एक्सचेंज ना होने की वजह से ही उसकी लाइफ में जो है हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी के चैलेंज आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई नंबर मिसिंग है, यानी कि उस पर्टिकुलर ग्रह की ऊर्जा मिसिंग है, हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रह का यंत्र रिकमेंड करते हैं उस व्यक्ति को, ताकि एक जैसे किसी के पास विटामिन डी नहीं है बॉडी में, डॉक्टर विटामिन डी की एक पिल रिकमेंड करते हैं कि आप ये लीजिए और आपका विटामिन डी ये रिकवरी करेगा। तो इसी तरीके से उसको रिकवर करने के, उस ऊर्जा को रिकवर करने के लिए हम लोग कहते हैं अदर बाकी उपायों के साथ साथ आपको जो है एक हाई एनर्जी की चीज़ भी लेनी है, और दैट इज़ यंत्र। यंत्र इज़ द एब्सोल्यूट पावर। यंत्र जो है एक पावरफुल रेमेडी है जिसको अपनी लाइफ में लाकर आप उस मिसिंग नंबर की एनर्जी को ला सकते हैं, और उसको लाने के बाद डेफिनेटली हमने लोगों की लाइफ में रिजल्ट्स देखे हैं और बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखे हैं। अच्छा, यही यंत्र के माध्यम से आप जो एक्सेस एनर्जी है उसको रिलीज कर सकते नहीं, हैं? एक्सेस एनर्जी तो एक रिलीज करने के लिए देने वाली रेमेडी करनी पड़ती है, यानी यूनिवर्स को क्या वापस करना है हम लोगों ने। अगर आपके कोई ऊर्जा ज़्यादा है तो यंत्र को अगर लाएंगे तो और ऊर्जा बढ़ जाएगी, और एक्सेस जो एनर्जी जो होती है वो भी हानिकारक होती है। तो जो ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, मान लीजिए किसी नंबर की ऊर्जा ज़्यादा है आपकी लाइफ में, तो हम वो रिलीज़ कराने के लिए अलग उपाय देते हैं। अच्छा, उसका अलग उपाय आपके पास है? तो यानी कि 1 से 9 तक अगर नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है तो सूर्य यंत्र का रिकमेंडेशन देते हैं हम लोग, 2 नंबर मिसिंग है तो चंद्र यंत्र का रिकमेंडेशन देते हैं, 3 के लिए हम लोग बृहस्पति यंत्र, गुरु यंत्र का रिकमेंडेशन करते हैं, 4 अगर मिसिंग है, 4 एक राहु है तो राहु एक राक्षस ग्रह है, तो इस केस में हम लोग जो है भैरव यंत्र को रिकमेंड करते हैं, 5 के लिए हम लोग जो है बुध यंत्र को रिकमेंड करते हैं, 6 के लिए शुक्र यंत्र, 7 के लिए हम लोग कोई यंत्र नहीं देते थे क्योंकि केतु जो है वो थोड़ा सा चैलेंजेस भी अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी के चैलेंजेस हो सकते हैं, इसलिए हम उसके लिए कोई यंत्र रिकमेंड नहीं करते, हम हल्की फुल्की रेमेडीज से उसको करवाते हैं। 8 नंबर के लिए शनि यंत्र रिकमेंड करते हैं और 9 के लिए हम लोग मंगल यंत्र रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तो ये तो रही यंत्रों की बात और उनके विशेष रचना की बात, विशेष नंबर की बात, लेकिन क्या यंत्र लेने मात्र से काम हो जाएगा? एक व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसको यंत्र के साथ कुछ और भी करना होगा? आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं? आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका यंत्रों को लेकर के, तो थोड़ा सा आपको मैं वैदिक काल में लेके जाऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो वैदिक काल में सबसे पहले समझेंगे मंदिर का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो आप देखिए कि उस काल में जो है शिव जी ने जो सप्त ऋषियों को दिए थे वो फ्रीक्वेंसीज दी थी उन्होंने। मैंने आपको जैसे बताया कि फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट किया मेडिटेशन की पावर से वर्ड में, वो बन गए आपके मंत्र। अब मंत्र के संग एक प्रॉब्लम है, मंत्र को अगर आप एक बार बोलेंगे ना तो वो यूनिवर्स में वापस चला जाएगा। इसको कैसे देख सकते हैं, आपने घर में कभी अनुष्ठान करवाया होगा, कभी जी। कुछ मतलब इस तरह का काम कराया होगा, तो जब हम अनुष्ठान कराते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है, जी। पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि वो मंत्रों की पावर रहती है। लेकिन धीरे धीरे करके 2-3 महीने में हमारी लाइफ बैक टू स्क्वायर वन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो मंत्रों की शक्ति जा चुकी होती है यूनिवर्स में वापस। अच्छा। यानी मंत्रों को जो है कैप्चर कर ले, ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ने लग गई उस समय भी। क्योंकि अगर हमें उस एनर्जी में, उस ऑरा में रहना है तो उस वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको लाइफ में, जी। उस चीज़ को हील करने के लिए जो जिससे आप सफ़र कर रहे हैं। तो उस ज़माने के लोगों ने, उस समय के लोगों ने एक मंदिर का फॉर्मेशन किया। मंदिर में एक काले रंग के रॉक को रख करके और उससे शिवलिंग का फॉर्मेशन किया। पुराने आप मंदिर में जाइए, ब्लैक कलर की मूर्तियाँ होती हैं, तो वहाँ का फॉर्मेशन भी ऐसा होता है, इवन वहाँ का वास्तु भी ऐसा होता है कि वो चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है।
लेकिन उस एब्जॉर्प्शन में, उस स्ट्रक्चर को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कराने में, उन मंत्र की शक्ति को एब्जॉर्ब कराने में 6-8 घंटे का अनुष्ठान लगता है। जी, अभी श्री राम मंदिर की जो स्थापना हुई उसमें ये सारे तथ्य जो आप बोल रहे हैं वो ध्यान में आ रहे हैं। ब्लैक कलर की प्रतिमा करेक्ट, और अनुष्ठान की एक लंबी प्रक्रिया। करेक्ट। तो क्या होता है कि जब वहाँ पे मंत्रोच्चारण होता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। वो स्ट्रक्चर और वहाँ पे जो यंत्र जो इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो एक जो मंदिर होता है उसका जो टॉप होता है वो हमेशा डोम शेप का बनाया जाता है। वो डोम शेप इसलिए बनाया जाता है क्योंकि फ्लैट बनाएंगे तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी। तो यंत्र का मतलब ही जो है वो ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिव एनर्जी, यम और त्रौ, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है यंत्र। तो यम का मतलब है ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करे। तो अगर हम डोम शेप बनाने की तो पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। और त्रौ का मतलब है जो हमें प्रोटेक्ट करे। तो यंत्र ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करे और हमें प्रोटेक्ट करे, ये तो मंदिर भी करता है। तो मंदिर ही यंत्र है एक्चुअल में देखा जाए तो। अच्छा। उसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो मंदिर अपने आप में एक यंत्र है जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो। और फिर धीरे धीरे वो जैसे बैटरी और इन्वर्टर का रिलेशन होता है, लाइट गई तो फिर उन्होंने रिलीज करी एनर्जी। इस तरीके से मंत्र जो है, मंत्र की जो पावर होती है वो रिलीज होती है, हमें पॉजिटिव फील होता है। हम मंदिर में जाते हैं, बड़ा पॉजिटिव फील होता है, हम भूल जाते हैं हमारे दुख दर्द क्या है वहाँ पर। वो इसीलिए होता है। अब प्रश्न ये उठता है क्या है हम घर में भी कर सकते हैं, और उस समय के लोगों ने घर में क्यों नहीं किया? तो मंदिर का फॉर्मेशन घर में नहीं हो सकता क्योंकि वो 6-8 घंटे की पूजा घर में संभव नहीं है। और क्यों फॉर्म किया? उस समय के लोग जो है मंदिर में जाया करते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड में होने वाले बैरियर्स को, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स को उनको करने के लिए वो मेडिटेशन करने जाते थे। मंदिर मंदिर नहीं थे, वो मेडिटेशन हाउस थे। तो अगर आज भी हम लोग वहाँ पे जाकर के मेडिटेशन करते हैं, आपको वो ऑरा मिलेगा, आपको वो फील आएगा। मंदिर में जाके कितना पॉजिटिव फील हो जाता है, हम लोग एकदम एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से। तो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड यंत्र। तो मंदिर अपने आप में यंत्र है। अब बाद में ज़रूरत पड़ने लग गई कि कई लोग जो है व्यापार करने बाहर जाते थे, मंदिर लेके तो जा नहीं सकते हैं, या राजा अपनी सेना को लेके जाते थे, या कई लोग आउट स्टेशन जाते थे। तो उस समय उनको लगा कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है क्या जो हम लोग कैरी कर सकते हैं और जो हमें सेम तरह की एनर्जी दे दे और हमें मेडिटेट करने में हेल्प करे। यस, उस समय उन्होंने देखा भोजपत्र। भोजपत्र में ही पत्र लिखे जाते थे। भोजपत्र में उन्होंने निर्माण किया यंत्रों का। अष्टगंध से, पंचगंध से ये निर्माण करे जाते थे। और इसमें इतनी शक्ति होती थी कि ये मंत्रों की शक्ति को अब्जॉर्ब कर लेता था और धीरे धीरे करके वैसे ही जैसे बैटरी इन्वर्टर का रिलेशन है उस तरीके से रिलीज करता है। यानी कि इस पद्धति को अगर हम आज रिवाइव करें तो वही पावर हमें मिलेगी, वही सबकॉन्शियस माइंड के बैरियर्स हमारे खुलेंगे और हमारा अलाइनमेंट बढ़ेगा यूनिवर्स में। काम तो हमने ही करना है, पर ये हमारा नज़रिया जब चेंज होता है काम को लेकर के और एक अंदर से पुश मिलता है हमें, तो काम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसीलिए यंत्र जो है बड़े कारगर संभव होते हैं। तो हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है भोजपत्र में जो एक पुरानी पद्धति थी उससे यंत्र बनाना स्टार्ट किया है। इवन हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं ऑनलाइन अपने पंडितों से। अच्छा। जिससे कि वो एनर्जी वहाँ पे आती है और उसको कैसे घर में ला करके एक्टिवेट करना है उसका भी एक 90 डेज का हम लोग प्रोसेस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लिंक्ड है वो हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिससे अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट मिल रहे हैं। 90 डेज का प्रोसेस है वो। Yes. यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत पुराना वैदिक काल का है। इसके बारे में जो आपने बताया इसको हम थोड़ा और सुनना चाहेंगे, आपसे जिज्ञासा है हमारी। और दूसरा जो आपने बताया कि ग्रिड जो हम स्थापित करते हैं, जो अपने यंत्रों के माध्यम से आप उनको बनवाते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए जो 90 दिन की प्रक्रिया है उसका कोई प्रशिक्षण देते हैं आप? तो देखिए ये सब साइंस है। हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि भैया वैदिक साइंस है ये, और वैदिक साइंस से आप देखिए ना 17th सेंचुरी से सारे के सारे इन्वेंशंस हुए। ऐसा क्या हो गया 17th सेंचुरी में कि वेस्टर्न वर्ल्ड को खजाना मिल गया कुबेर का, कि उन्होंने जो है सारी खोजें ही तभी कर डाली। तो कहने का मतलब है कि ये 10,000 साल पुराना साहित्य हमारा जिसमें हर तरह की खोजें हैं, पहले हो चुकी हैं। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारी ही साइंस का ही पार्ट है, और हम अगर पूजा करते हैं वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लिंक्ड है। घर में सिंपल पूजा भी आपकी जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लिंक्ड है। और कई सारी बुक्स इसमें छपी हैं, जैसे सीक्रेट एक बुक है रोंडा ब्रायन ने लिखी है, उनके बारे में बताऊंगा कि वो भी इंडिया ही आई थी। उन्होंने किसी बुक में मेंशन भी किया हुआ कि अब ऋषिकेश के किसी आश्रम में आकर के उन्होंने जो है इसके बारे में किसी गुरु से भी डिस्कशन किया था। तो अच्छा। यस, तो ये एक जो साइंस है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैदिक है, और इसको बहुत पहले से हम लोग करते हुए आए हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं। ये हमारे रिचुअल्स में दिखता है।
तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो रिवाइवल कर रखा है यंत्रों के माध्यम से, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम एक 90 डेज़ का प्रोसेस बताते हैं, जिसमें मिनिमम 90 डेज़ तक अगर कोई व्यक्ति जो है उस प्रोसेस से उसको एक्टिवेशन में लगे तो 100% वो रिजल्ट आते हैं। ये जो एक्टिवेशन प्रोसेस है, इसकी कोई स्टडी है, कोई आप सिखाते कैसे हैं उसको, कैसे कर पाएंगे कोई? तो देखिए ये बहुत सिंपल साइंस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। तो आप जैसे आपने कोई यंत्र लिया, उसकी पहले तो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। अब ये नहीं कि आपने प्राण प्रतिष्ठा करा के यंत्र ले लिया तो बात खत्म हो गई, बस आपके काम हो जाएंगे, नहीं होंगे। हम साफ मना करते हैं, हम कहते हैं ऐसे नहीं होता। आपको हम मॉर्निंग और इवनिंग की एक एक्टिविटी भी बताते हैं, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो मंत्र का उच्चारण एक प्रोसेस से हम लोग करवाते हैं, वो करना पड़ेगा। और जब आप वो लोग करते हैं उसमें सुबह का 10 मिनट और शाम का 10 मिनट लगेगा आपका सिर्फ, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगना है। बाकी अपने जो नॉर्मल रिचुअल्स हैं वो वैसे कीजिए, नॉर्मल आप अपने जो रेमेडीज़ कर रहे हैं उसको फॉलो रखिए। और अगर आप ये भी साथ में ऐड ऑन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाइंड होता है, और हमने इसमें तो अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट देखे हैं। यानी कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं वैदिक ज्ञान है, उसी का आप प्रचार प्रसार अभी कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में, मॉडर्न वे में। बिल्कुल, ये एक पूरा जो हमारा रिसर्च चल रहा है वो यही चल रहा है। हम तो कहते हैं भैया मॉडर्न साइंस भी बार बार वही चीज़ बोलते हैं कि वैदिक साइंस का ही पार्ट है, और हम लोगों को ये बताते हैं इसमें डर करके करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शनि खराब हो गया, आपका मंगल खराब हो गया, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा एक वहीं क्यूरियोसिटी होती है कि आज के इस समय में, जो पुराना समय था वो और था, उसमें व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ऐसे बहुधा काम नहीं थे कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हो, तो वो मेडिटेशन भी कर सकता था और समाज में बहुत सारा समय वैसे भी दे सकता था। लेकिन आज लोगों के पास समय का बहुत अभाव है, तो ऐसे में वो ऐसा क्या करें जो इसका मैक्सिमम लाभ ले सकें? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए ये जो हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो सॉल्यूशन टेक्निकली आज के समय में जो व्यक्ति है उसी को लेकर के है। अच्छा। आज बिल्कुल आपने सही कहा कि व्यक्ति सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती है और शाम को घर पहुंच करके खाना खाने का, परिवार से बात करने तक का समय नहीं मिलता है। ये एक परेशानी है आज के समय में हर व्यक्ति के साथ में। तो इसलिए हमने ये जो पद्धति बनाई है, इस पद्धति के थ्रू अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 10 मिनट की एक्सरसाइज और रात को सोने से पहले 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन यू आर थ्रू, आपको वो एनर्जी मिलेगी। अच्छा। यस, तो यही तरीका है उस पर्टिकुलर। पहले हम लोग उनसे बोलते हैं अपने लक्ष्मी ग्रिड को देख करके आपके कौन से पैटर्न नहीं बन रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको कनेक्ट करके हम लोग सजेस्ट करते हैं यंत्रास। और उन यंत्रों को कैसे एक्टिवेट करना है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको घंटों पूजा करनी है, आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट सवेरे देने हैं और 10-15 मिनट शाम को देने हैं। ये इजीली हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और अगर वो करते हैं, हमने इसमें अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट देखे हैं लोगों के। यानी जैसे अपनी शरीर की देखभाल के लिए हम सुबह तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, सारा काम करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, तो ऐसे ही क्रिया वो है। डेफिनेटली। तो जैसे एक तरह से हम लोग बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का शुद्धिकरण ही ये यंत्र करते हैं और मंत्र करते हैं। उसकी हम जो प्रोसेस बताते हैं उस शुद्धिकरण से क्या होता है, देखिए दो चीज़ें हैं। एक जब कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा जी। तो अगर किसी का मन बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी के साथ में, तब फिर वो जो काम करता है उसमें काम में फोकस बढ़ता है। फिर हम उनको कहते हैं कि भैया अब कर्म का समय है, इसके बाद अब आप पूरी एनर्जी के साथ में अपने कर्म में लग जाइए। तो जैसा आपने ये प्रोसेस बताया, 90 दिन का ये प्रोसेस है जिसमें यंत्र को आप एक तरह से सिद्ध करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो क्या ये प्रक्रिया बार बार दोहरानी पड़ती है या वन टाइम में एक बार हो गया और फिर आवश्यकता नहीं है? नहीं, देखिए प्राण प्रतिष्ठा तो एक ही बार होती है, उसके बाद आपको उसको एक्टिवेट करने के लिए हम प्रोसेस बताते हैं, उस प्रोसेस में आपको बने रहना पड़ता है। आप जब उस ऑरा में रहेंगे तो वो फिर अपना एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली होता है उसका, और आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। यानी फिर दोबारा से उसको इस तरह से कुछ करने की आवश्यकता नहीं नहीं, रहती? कोई ज़रूरत नहीं, चाहें तो करा सकते हैं, वैसे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। नहीं रहती। बहुत अच्छा। तो इसमें जो आपने बताया कि 90 डेज की पूरी प्रक्रिया है, तो ये 90 डेज ही क्यों है? तो ये हमने एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये 90 डेज़ ही क्यों कह रहे हैं हमने 120 डेज़ क्यों नहीं कहा, हमने 150 डेज़ क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर कोई नंबर नहीं है तो उसकी ऊर्जा तो आपको जीवन भर लेनी है। तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी हमारे गोल्स चेंज होते रहते हैं लाइफ में, हमेशा एक जैसे गोल्स नहीं रहते। किसी का भी जो आज से 4 साल पहले गोल होगा तो वो अभी गोल चेंज हो चुका होगा। जैसे जैसे हमारे जीवन की अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे हमारे गोल्स भी चेंज होते रहते हैं, प्रायोरिटी वाइज चेंज चेंज होते रहते हैं। तो अब आज की डेट में मेरा जो गोल है, मान लीजिए
तो वो एक डिफरेंट गोल है। आज से 4 साल पहले एक डिफरेंट गोल रहा होगा। जी। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमने ये प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है, और जो डेफिनेटली 90 डेज़ की एक्सरसाइज करने के बाद अचीव होने लगता है। कैसे होने लगता है? तो एक साल में कितने दिन होते हैं सर? 365। 365 दिन होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डेली अपने एफर्ट्स करके 1% ग्रोथ कीजिए अपनी लाइफ में, तो आप 365 दिन में कितना परसेंट ग्रो कर लेंगे? ऑब्वियसली 365 होना चाहिए। 365% आपका काम हो रहा है, यानी कि आपका गोल अचीव हो रहा है। हाँ। 90 डेज में 100% गोल अचीव होने की चांसेस होते हैं, इसलिए हम 90 डेज का इसमें टेन्योर रखा हुआ है। अच्छा। यस। तो और हमने इसमें रिजल्ट देखे हैं लोगों के। एटलीस्ट अगर कोई व्यक्ति ना 90 डेज तक किसी गोल से कनेक्ट हो जाता है और वो वही चीज़ उसी ऑरा में रहता है और डेली थैंक यू करता है गॉड को कि आपकी वजह से मैं जो है 1% नज़दीक आ गया आज भी, तो डेफिनेटली उनके काम होते हैं। अच्छा, तो पहले आपने उसको स्टडी किया व्यक्ति को कि उसके अंदर क्या कमी है, उसको क्या आवश्यकता है, फिर उसके गोल क्या हैं, और फिर उसकी रिमेडी जो आपने दी, और फिर वो 90 दिन का एक प्रोसेस आपने बताया जिसके माध्यम से आप उसको यूनिवर्स से अलाइन करके उसकी ज़रूरतों को एक तरह से कहीं पूरा कर रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, सबसे पहले किसी भी रेमेडी को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आप वो रेमेडी क्यों कर रहे हैं। तो हम उनको पहले ये गाइड करते हैं कि भैया आपके पास में ये एनर्जी नहीं है, और इस एनर्जी को लेकर के जब आप आएंगे लाइफ में, उसके बाद जब आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपका डेफिनेटली 100% रिजल्ट होगा। तो इसमें क्या है, पहले तो हम लोग उसको चेक करते हैं लक्ष्मी गिट के थ्रू कि कौन सी एनर्जी मिसिंग है, किस पैटर्न की वजह से इनकी लाइफ में ये चैलेंज आ रहा है। उसको स्टडी करने के बाद फिर हम उनको एक राइट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देते हैं, जिसमें यंत्रा भी एक सॉल्यूशन है और भी सॉल्यूशंस देते हैं। और उसके बाद फिर हम उनको अलाइन करते हैं एक प्रोसेस के साथ में। जब ये तीनों चीज़ें अलाइन होती हैं तो फिर बनता है मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन ध्यान, यानी कि मन, क्रम मतलब रेगुलरिटी, वचन मतलब आपने जो भी डिज़ायर है आपका, और ध्यान मतलब आपका फोकस। जब ये चारों चीज़ें अलाइन कर लेंगे तो बन जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो बहुत अच्छा आपने उठाया। जैसे आपने दोहराना शुरू किया तो मुझे हनुमान चालीसा की चौपाई याद आ गई। तो आपने उसको वहाँ कनेक्ट किया या वो यहाँ कनेक्ट है, सारा यूनिवर्स आप कहते हैं अलाइन है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और तो यही कॉस्मिक कनेक्शन है। यही कॉस्मिक कनेक्शन है। ये बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे आता हूँ। जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए कोई यंत्र है अपने पास? कोर्ट केस के लिए भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। कोर्ट केस के लिए हम लोग बगलामुखी यंत्र रिकमेंड करते हैं लोगों को, जिससे उनके काम बनते हैं। अच्छा, व्यापार के लिए? व्यापार के लिए, और किसी का जॉब का प्रॉब्लम है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो सब जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के देवता हैं कुबेर, तो उसके लिए हम लोग कुबेर यंत्र रिकमेंड करते हैं। शादी में देरी? शादी में अगर देरी हो रही है, मैरिजेस का इशू है, तो उसके लिए जो है कात्यायनी यंत्र रिकमेंड करते हैं। और रिलेशंस में अगर कुछ इश्यूज हैं? तो रिलेशंस में इश्यूज भी कात्यायनी यंत्र से हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे घर हमारी पावर का सोर्स होता है और घर में आके हमें अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है घरों में नेगेटिविटी जैसी रहती है, अच्छा ही नहीं लगता है। कहते हैं ना फील गुड ही नहीं होता। तो उसके लिए कोई विशेष यंत्र है? तो कई बार क्या होता है, सही कह रहे हैं आप, कि हमें एक पॉजिटिव फील नहीं आता अपने घर के अंदर। हमें लगता है कि कुछ हमें कोई चीज़ रोक रही है या समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद अस, तो या अपने परिवारजनों के साथ में। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि अपने गेट में, एंट्री में, जहाँ पे आपका मेन द्वार है, उसमें आप उसके ऊपर जो चौखट है उसके ऊपर आप पंचमुखी हनुमान यंत्र को लगा सकते हैं। अच्छा। और उससे आपको जो है एक पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, तो ऐसे ये तो मैंने कुछ गिन के आपको प्रॉब्लम बताई, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जितने लोग हैं उतनी समस्याएं हैं, आप जानते ही हैं। तो और जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में भी कुछ यंत्र हैं क्या? तो डेफिनेटली हर प्रॉब्लम के लिए एक यंत्र है। देखिए, जितने मंत्र हैं उतने यंत्र हैं जी। मैंने जैसे आपको बताया, यंत्र कुछ नहीं है, वो मंत्र का पिक्टोग्राफिक फॉर्म है। तो लाखों मंत्र हैं और लाखों ही यंत्र भी हैं। तो जितनी समस्याएं हैं उतने सॉल्यूशन हैं। अगर समस्या है तो समाधान भी है। समस्या है तो समाधान भी है, और वो सारे समाधान हमारे मनीष जोशी जी के पास हैं। आप किसी भी तरह का ऐसा कोई समाधान चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। मनीष जी, आप इतनी दूर से हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आध्यात्मिक लाइव का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिए आध्यात्मिक लाइव से। नमस्कार।